हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा इकोनॉमिक जूलॉजी पिसिकल्चर चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो है। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है इंड्यूस ब्रीडिंग मेथड और द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग। ये जो इंड्यूस ब्रीडिंग मेथड होता है उसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। रेजिंग ऑफ ब्रूड फिश, ए गुड स्टॉक ऑफ ब्रूड फिशेज इज़ अ प्राइमरी नीड फॉर ए सक्सेसफुल फिश सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम। एक सक्सेसफुल फिश सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए जो ब्रूड फिश होता है उसका स्टॉक करना एक प्राइमरी प्रयोजन होते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू सिलेक्ट हेल्दी फिशेस ऑफ 1 to 2 kg। और यहाँ पे जो फिश सिलेक्ट किए जाते हैं उसका वेट 1 से 2 kg का आसपास होना चाहिए। एंड टू स्टॉक देम इन प्रॉपर ब्रूड फिश पॉन्ड्स एटलीस्ट 5 to 6 months इन एडवांस ऑफ द प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन। और उसको ब्रीडिंग सीजन के 5 से 6 महीने पहले ही ब्रूड फिश पॉन्ड पे स्टॉक कर देना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रूड फिश पॉन्ड का पिक्चर दिए हुए है, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेक्शन ऑफ मैच्योर मेल एंड फीमेल फिशेस एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रीडिंग सेट्स। यहाँ पे मेल फिश का कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं। द इनर साइड्स ऑफ द पेक्टोरल फिन इज़ रफ टू टच। ये जो मेल फिश होता है इसका जो पेक्टोरल फिन होता है और पेक्टोरल फिन का जो इनर साइड होता है, अगर हम वहाँ पे टच किए तो हमको रफ फीलिंग्स आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एब्डोमिन इज़ नैरो। मतलब ये जो मेल फिश होता है उसका जो एब्डोमिन होता है उसका शेप नैरो होता है। द जेनिटल रीजन इज़ वाइटिश इन कलर। ये जो मेल फिश होता है उसका जो जेनिटल रीजन होता है उसका कलर वाइट होता है। नेक्स्ट, मिल्क और सीमेन उजेस आउट व्हेन एब्डोमिन इज़ ग्रेटली प्रेस्ड। जब एक मेल का एब्डोमिन को ग्रेटली प्रेस किया जाए तब जो मिल्क होता है और जो सीमेन होता है वो उजेस आउट करते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल फिश। द पेक्टोरल फिन इज स्मूथ टू टच। यहाँ पे जो पेक्टोरल फिन होता है वो टच करने में स्मूथ फीलिंग्स आते हैं। एब्डोमिन इज सोलन एंड सॉफ्ट। फीमेल का जो एब्डोमिन होता है वो सोलन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। द जेनिटल रीजन इज पिंकिश इन कलर। फीमेल फिश का जो जेनिटल रीजन होता है उसका कलर पिंकिश होते हैं। एग्स आर रिलीज्ड ड्यू टू सिमिलर प्रेशर। और अगर हम फीमेल फिश का जो एब्डोमिन होता है वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर देते हैं तो वहाँ से एग रिलीज हो जाते हैं। Collection and preservation of fish pituitary gland. The pituitary glands of fresh mature fishes are generally used for fish breeding purposes. यहाँ पे फिश ब्रीडिंग का जो पर्पस होता है उसके लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक फ्रेश मैच्योर फिश से कलेक्ट किया जाते हैं। हाउएवर ग्लैंड्स कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड फ्रॉम फिशेस। और यहाँ पे जो ग्लैंड्स होता है जो फिश से कलेक्ट किया जाते हैं उसको प्रॉपरली हम कंजर्व कर सकते हैं 8 से 10 आवर्स के लिए इन प्रॉपर आइस कंडीशन। कॉमन कार्प इज़ वेरी गुड फिश फॉर कलेक्टिंग ग्लैंड्स। यहाँ पे जो ग्लैंड कलेक्ट किया जाते हैं उसके लिए कॉमन कार्प इज़ वेरी गुड बिकॉज दे आर चीप एंड मैच्योर ऑलमोस्ट थ्रू आउट ईयर। क्योंकि उसका जो प्राइस होता है वो बहुत चीप होता है और वो ऑलमोस्ट ईयर पे ही ग्रो करते रहते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल फिशेस में बी यूज्ड एज डोनर। और डोनर के हिसाब से हम मेल फिश को भी चॉइस कर सकते हैं और उसके साथ साथ फीमेल फिश को भी चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। The pituitary glands are collected carefully and put in absolute alcohol for initial washing. यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड कलेक्ट किया जाते हैं उसको बहुत केयरफुली कलेक्ट किया जाते हैं और कलेक्शन के बाद उसको एक एब्सोल्यूट अल्कोहल की कंटेनर पे रखे जाते हैं इनिशियल वॉशिंग के लिए। एंड लेटर स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस और रेफ्रिजरेटर। और उसके बाद उसको एक कूल प्लेस पे और रेफ्रिजरेटर पे रखे जाते हैं। इनसाइड एयर टाइट colored glass bottles in absolute alcohol to remove water and fat from the gland। और उसके बाद उसको एक एयर टाइट एंड कलर्ड ग्लास बॉटल्स के अंदर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो वाटर होता है और जो फैट होता है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने के लिए। द पिट्यूटरी हार्मोन्स आर नॉट सॉल्यूबल इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल में सॉल्यूबल नहीं होता है बट हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन वो वाटर पे हाईली सॉल्यूबल होता है। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड्स व्हेन बीइंग कलेक्टेड शुड नॉट कम विथ इन टच विथ वाटर। इसलिए यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड कलेक्ट किए जाते हैं वो वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पिट्यूटरी एक्सट्रैक्शन का पिक्चर दिया हुआ है एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर, अब चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
Next, as a special note, human chorionic gonadotropin hormone, that is the full form of HCG. This hormone is produced in the placenta of pregnant female. ये जो हार्मोन होता है ये एक प्रेग्नेंट फीमेल का प्लासेंटा से प्रोड्यूस होता है एंड रिलीज फ्रॉम बॉडी अलॉन्ग विद यूरिन, और ये यूरिन के साथ साथ बॉडी से रिलीज हो जाते हैं. दिस हैज़ फंक्शनल सिमिलरिटीज़ विद पिट्यूटरी एलेज, और इसका जो फंक्शन होता है वो पिट्यूटरी एलेज का फंक्शन का बराबर होता है. सेवरल कमर्शियल फॉर्म्स मार्केट द एक्सट्रैक्ट फॉर फिश ब्रीडिंग, और इसका जो यूज़ होता है वो फिश ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो जाते हैं. नेक्स्ट, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोपिन, ये PMSG का फुल फॉर्म होता है. दिस इज़ अनदर हार्मोन रिलीज फ्रॉम प्लासेंटा, और ये भी प्लासेंटा से रिलीज होते हैं एंड मे बी यूज्ड फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, और ये भी फिशेस का इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाते हैं. नेक्स्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LHRH, एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये GnRH का फुल फॉर्म है. दे आर एनालॉगस में बी यूज फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिशेस. यहाँ पे जो एनालॉगस होता है वो फिशेस का इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाते हैं. नेक्स्ट, स्टेरॉइड्स लाइक डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन एसीटेट, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DOCA, एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन एट्सेट्रा आर हेल्पफुल फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग. यहाँ पे जो DOCA होता है और जो हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है वो इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट, हार्मोन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से हार्मोन एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर क्रश्ड इन टिश्यू होमोजेनाइजर विथ 0.3% NaCl सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर. यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है उसको टिश्यू होमोजेनाइजर के अंदर क्रश किया जाते हैं और उसको 0.3% NaCl सॉल्यूशन में डिस्टिल्ड वाटर पे रखे जाते हैं. द crushed tissue is centrifuged in a centrifuge machine for 5 minutes at 2000 RPM, और यहाँ पे जो क्रश टिश्यू होता है उसको एक सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर 5 मिनट के लिए 2000 RPM रेट पे सेंट्रीफ्यूग किया जाते हैं. कॉन्टेनिंग हार्मोन सॉल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर इंजेक्शन, और यहाँ पे जो कॉन्टेनिंग हार्मोन सॉल्यूशन होता है उसको इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाते हैं. नॉर्मली द सॉल्यूशन इज़ यूज्ड विद इन 90 मिनट्स, और ये जो सॉल्यूशन होता है वो कलेक्शन करने के 90 मिनट्स के अंदर ही यूज़ किया जाते हैं. बट मे बी प्रिजर्व्ड फॉर अ फ्यू डेज़ इन प्रॉपर कंडीशन, लेकिन इसको एक प्रॉपर कंडीशन के अंदर फ्यू डेज़ के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं. यहाँ पे टिश्यू होमोजेनाइज़र और उसके साथ साथ हैंड ड्राइवन सेंट्रीफ्यूग मशीन का पिक्चर दिया हुआ है. अब चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Next, determination of pituitary dose and injection system. Dosage of hormone is calculated as milligram of pituitary gland extract per kg body weight of the brood fish. यहाँ पे हार्मोन का जो डोज होता है उसको सिलेक्ट किया जाते हैं और कैलकुलेट किया जाते हैं ब्रूड फिश का जो बॉडी वेट होता है उसका हिसाब से, और ये जो डोज होता है उसको मिलीग्राम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाते हैं. द फीमेल फिशेस आर जनरली गिवन 2 इंजेक्शंस. यहाँ पे जो फीमेल फिश होता है उसको 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं. द फास्ट डोज नोन एज स्टिमुलेटिंग डोज और प्रिलिमिनरी डोज. यहाँ पे जो फास्ट डोज होता है उसको स्टिमुलेटिंग डोज और प्रिलिमिनरी डोज कहा जाते हैं. एंड दिस इज़ अबाउट 2 to 3 मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट, और ये पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 2 से 3 मिलीग्राम दिए जाते हैं. Usually after 6 hours, a second dose or dissolving dose is applied to the female fishes at a rate of 5 to 8 milligram per kg body weight. और जो फर्स्ट डोज होता है उसका 6 आवर्स बाद में ये डिसॉल्विंग डोज और सेकेंड डोज दिया जाते हैं, और ये पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 5 से 8 मिलीग्राम मतलब 5 से 8 मिलीग्राम दिए जाते हैं. द मेल फिशेस आर इंजेक्टिंग 1 सिंगल डोज दैट इज़ 2 से 3 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट एट द टाइम ऑफ सेकेंड इंजेक्शन टू द फीमेल फिश. जब वो फीमेल फिश को सेकेंड डोज और रिजॉल्विंग डोज दिए जाते हैं तब पर kg बॉडी वेट के हिसाब से एक मेल फिश को 2 से 3 मिलीग्राम इंजेक्शन पुश किया जाते हैं. द हार्मोन इज़ इंजेक्टेड नियर द टेल रीजन. ये जो हार्मोन होता है उसको टेल रीजन पे
इंजेक्ट किया जाते हैं अबव द लैटरल लाइन ऑफ द फिश। फिश का जो लैटरल लाइन होता है उसके ऊपर इसको पुश किया जाते हैं। यहाँ पे एक टेक्निक ऑफ इंजेक्टिंग ए फिश का पिक्चर दिया हुआ है। अब ज़रूर इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Next, HEPA preparation. The mosquito net-like structure made of nylon that are used for breeding and hatching of carps are known as HEPAs. यहाँ पे नाइलॉन से मॉस्किटो नेट की जैसे एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाते हैं जो कार्प होता है उसको जो ब्रीडिंग प्रोसेस है और जो हैचिंग प्रोसेस है उसके लिए इसको तैयार किया जाते हैं। ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द नेट देयर आर 4 लूप्स। वहाँ पे जो नेट होता है उसका जो 4 कॉर्नर होता है वहाँ पे 4 लूप्स होता है विथ विच दे आर टाइड टू 4 पोल्स। और उसके साथ जो 4 पोल्स होता है उसको टाइट किया जाते हैं और उसको इमर्स्ड किया जाता है वाटर के अंदर। हैपास आर 2 टाइप्स। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ हैपास होता है, एक है ब्रीडिंग हैपा और एक है हैचिंग हैपा। तो ब्रीडिंग हैपा क्या होता है? विथ इन दिस हैपा फिशेस पोर्ट एंड फीमेल्स लेज एग एंड द मेल्स डिस्चार्ज द स्पर्म। और ये जो ब्रीडिंग हैपा होता है इसके अंदर जो फीमेल होता है वो एग ले करता है और जो मेल होता है वो स्पर्म रिलीज करता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर एंड सो द हैपा इज़ नोन एज ब्रीडिंग हैपा। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और इस हैपा को ब्रीडिंग हैपा कहा जाते हैं। इट मेजर्स अबाउट 2.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका जो मेज़रमेंट होता है वो होता है 2.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर के आसपास। ये एक ब्रीडिंग हैपा का पिक्चर दिया हुआ है। अब चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये है हैचिंग हैपा। फर्टिलाइज्ड एग्स फ्रॉम ब्रीडिंग हैपा आर प्लेस्ड हेयर फॉर हैचिंग। फर्टिलाइज जो एग होता है जो ब्रीडिंग हैपा पे रहते हैं उसको वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं हैचिंग के लिए। हैचिंग हैपा इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 हैपास, 1 आउटर एंड 1 इनर। ये जो हैचिंग हैपा होता है वो एक्चुअली 2 हैपा से तैयार किया जाते हैं, एक है आउटर हैपा और एक है इनर हैपा। द आउटर हैपा, the measurement of outer HEPA is 2 meter into 1 meter into 1 meter and it is made up of marking cloth। ये जो outer HEPA होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर के आसपास होता है और वो मार्किंग क्लोथ से तैयार किया जाते हैं। और जो इनर हैपा होता है उसका मेजरमेंट होता है 1.7 मीटर इंटू 0.75 मीटर इंटू 0.50 मीटर के आसपास और ये नाइलॉन नेट से तैयार किया जाते हैं। यहाँ पे एक हैचिंग हैपा का पिक्चर दिया हुआ है। अब ज़रूर इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ब्रीडिंग। द इंजेक्टेड फीमेल एंड मेल फिशेस आर पुट आइदर इनसाइड ब्रीडिंग और सर्कुलर टैंक्स ऑफ स्पॉनिंग। ये जो इंजेक्टेड फीमेल और मेल फिश होता है इसको ब्रीडिंग हैपा के अंदर रखे जाते हैं और सर्कुलर टैंक के अंदर स्पॉनिंग के लिए रखे जाते हैं। आफ्टर अबाउट 5 to 6 आवर्स, 5-6 घंटे बाद द फीमेल स्पॉन्स, द फिशेस स्पॉन्स। मतलब 5 से 6 घंटे के बाद जो फिशेस होता है वो स्पॉन करना शुरू कर देते हैं। द फीमेल फिश रिलीजेस द एग्स एंड द मेल फिश रिलीजेस द मिल्क। ये जो फीमेल फिश होता है वो एग डिस्चार्ज कर देते हैं और जो मेल फिश होता है वो मिल्क और सीमेन डिस्चार्ज कर देते हैं। दस द एग्स आर फर्टिलाइज्ड नेचुरली इन वाटर। और ऐसे जो एग होता है वो वेरी नेचुरली वाटर पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। दिस एग्स आर नाउ स्टार्ट स्वेलिंग अप। और उसके बाद जो एग होता है वो स्वेल करना शुरू कर देते हैं एंड विद इन 5 to 6 आवर्स अराउंड 4 to 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। और उसके 5 से 6 घंटे के बाद वो जो एग्स होता है उसको डायमीटर 4 से 5 मिलीमीटर के आसपास हो जाते हैं। द फर्टिलाइज्ड गुड एग्स आर ट्रांसपेरेंट वाइल द बैड अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर वाइटिश एंड ओपाक्यू। यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड गुड एग्स होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होता है वो वाइटिश होता है और उसके साथ साथ ओपाक्यू होता है। यहाँ पे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ कार्प का टोटल साइकिल दिया हुआ है। अब ज़रूर इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, हैचिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। ए फ्यू सैम्पल्स ऑफ फुल्ली सोलन एग्स आर कलेक्टेड टू काउंट द गुड एंड बैड एग्स। यहाँ पे एक सैंपल लिया जाते हैं
ये कलेक्ट करने के लिए, नहीं तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या उसमें गुड एग्स का क्वांटिटी कितना है और बैड एग्स का क्वांटिटी कितना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द परसेंटेज ऑफ गुड एग्स फॉर हैचिंग पर्पसेस। प्रॉपर हैचिंग पर्पस के लिए वहाँ पे कितने सारे गुड एग्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ परसेंटेज ऑफ गुड एग्स इज़ 80 और अबव, अगर वहाँ पे गुड एग का परसेंटेज 80% और उसका ज़्यादा हो जाए तो क्या करता है, देन अबाउट 1 लाख एग्स कैन बी पुट इनसाइड वन हैचिंग हैपा। तब वहाँ पे एक हैचिंग हैपा के अंदर 1 लाख एग्स रखे जाते हैं। बट इफ़ द परसेंटेज इज़ लोअर, लेकिन अगर वहाँ पे जो परसेंटेज होता है गुड एग्स का वो लोअर हो जाए, देन ओनली स्मॉलर नंबर ऑफ एग्स शुड बी पुट इनसाइड ईच हैपा डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर वहाँ पे जो रेट होता है वो लोअर हो जाए, तब वहाँ पे ईच हैपा पे जो नंबर ऑफ एग होता है वो बहुत कम अमाउंट में रखे जाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसका जो परसेंटेज हुआ है उसका हिसाब से। दिस इज़ बिकॉज व्हेन बैड एग्स डिसइंटीग्रेट द वाटर बिकम टॉक्सिक फॉर द गुड एग्स। और ये इसलिए किया जाते हैं क्योंकि जब वहाँ पे जो बैड एग्स होता है वो अगर डिस्चार्ज हो जाए तब क्या होगा, वो अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए मतलब वो अगर विनष्ट हो जाए तो वहाँ से एक टॉक्सिक सिक्रेशन शुरू हो जाएगा और जो गुड एग्स होगा वो ख़राब हो जाएगा। द हैचिंग ऑफ एग्स इज़ कम्प्लीट विद इन 14 to 18 आवर्स। और यहाँ पे जो एग्स होता है उसका हैचिंग 14 से 18 आवर्स से ही हो जाते हैं। व्हेन द वाटर टेम्परेचर इज़ बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। और उस टाइम पे जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आफ्टर हैचिंग इज़ कम्प्लीट द इनर हैपा आर केयरफुली रिमूव्ड विद ब्रोकन एग शेल्स एंड बैड एग्स। और जब वहाँ पे हैचिंग कंप्लीट हो जाते हैं तब वहाँ पे जो इनर हैपा होता है उसको केयरफुली रिमूव किया जाते हैं, जिसका अंदर ब्रोकन एग शेल्स होता है और बैड एग्स होता है। द हैचिंग रिमेन इनसाइड द आउटर हैपा फॉर 2 more days। और वहाँ पे जो हैचलिंग होता है उसको वहाँ पे आउटर हैपा में ही 2 डे के लिए और भी उसको वहाँ पे रखे जाते हैं। टिल देयर माउथ इज़ फॉर्म्ड, जब तक उसका माउथ फॉर्म नहीं हो जाता है। व्हेन दिस आर कॉल्ड डिम्पोना, और इस स्टेज पे उसको डिम्पोना कहा जाते हैं। एंड आर रेडी फॉर स्टॉकिंग इन प्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड, और उसके बाद वो नर्सरी पॉन्ड के स्टॉकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। देन कलेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पॉन। द कलेक्शन ऑफ स्पॉन फ्रॉम हैचरीज इज़ डन वेरी केयरफुली। स्पॉन से जो कलेक्शन होता है, स्पॉन का जो कलेक्शन होता है हैचरी से वो वेरी केयरफुली करना चाहिए, एज द हैचलिंग आर वेरी डेलिकेट, क्योंकि वो जो हैचलिंग होता है वो वेरी डेलिकेट होते हैं। द वाटर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ स्पॉन शुड बी फ्रेश, क्लीन, फिल्टर्ड एंड कूल। और स्पॉन के लिए जो वाटर यूज़ किया जाते हैं वो फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ज़रूर फिल्टर्ड होना चाहिए और कूल होना चाहिए। स्पॉन इज़ मेजर्ड gently with perforated small aluminium और plastic cups of known volume। यहाँ पे जो स्पॉनिंग होता है उसका जो मेज़रमेंट होता है वो नॉन वॉल्यूम का होना चाहिए और वो एक एलुमिनियम का और एक प्लास्टिक का कप होना चाहिए। जनरली देयर आर 500 to 600 स्पॉन्स पर ml, और वहाँ पे जो कंसनट्रेशन होना चाहिए पर ml पे स्पॉन का वो पर ml 500 to 600 होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड इन प्रिपेयर्ड नर्सरीज। द मेजर्ड स्पॉन्स आर पैक्ड इनसाइड प्लास्टिक बैग। यहाँ पे जो मेजर स्पॉन होता है उसको प्लास्टिक बैग के अंदर रखना चाहिए, अंडर ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्टेड इन ओपन कंटेनर्स। और उसको जो प्लास्टिक बैग पे रखना चाहिए वहाँ पे ज़रूर ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ होना चाहिए और उसको ओपन कंटेनर्स पे ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। इन क्लीन वेल ऑक्सीजनेटेड कूल वाटर फॉर स्टॉकिंग इन वेल प्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड। और उसको जो नर्सरी पॉन्ड पे ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ पे वेल ऑक्सीजनेटेड कंडीशन होना चाहिए। जो वाटर टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर कूल होना चाहिए और वो वाटर क्लीन होना चाहिए। केयर शुड बी टेकन दैट द डेलिकेट स्पॉन्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू सडन चेंज इन टेम्परेचर। और वहाँ पे जो स्पॉन होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए वहाँ पे जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।